एक बूंद और बस एक बूंद पूरी केमिस्ट्री के क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होती है। फ्रेंच साइंटिस्ट डी क्रूजे ने एल्कलीमीटर बनाने का प्रयास कर रहे थे, जहां पर वह कंसंट्रेशन नापने का प्रयास कर रहे थे बेस का या एसिड का। बाद में फ्रेडरिच आए और भी लोग आए, टाइट्रेशन में अपना योगदान दिए, और टाइट्रेशन एक महत्वपूर्ण पार्ट बन जाता है केमिस्ट्री के क्वांटिटेटिव एनालिसिस का। अगर आप सोच रहे हो कि टाइट्रेशन की क्या भूमिका है, तो मैं आपको बता दूं, चाहे बोर्ड्स हो, चाहे प्रैक्टिकल का वाइवा हो, चाहे जेई मेन हो, चाहे जेई एडवांस हो, और चाहे नीट का एग्जाम हो, सभी एग्जाम में टाइट्रेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर आप टाइट्रेशन को इग्नोर करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स ड्रॉप होते हुए नजर आएंगे आपको अपने एग्जाम में। तो टाइट्रेशन को भूल करके भी इग्नोर करने की गलती ना करें। हम लोगों ने टाइट्रेशन को बहुत बेसिक पार्टों में 2-4 पार्ट में तोड़ करके टाइट्रेशन को पूरी तरीके से कवर करने का कोशिश किया। हाँ, कुछ पार्ट टाइट्रेशन का आप आयनिक इक्विलिब्रियम में कवर करेंगे, कुछ पार्ट आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी कवर करेंगे, लेकिन जो मेजर पार्ट है जहां से सवाल पूछे जाते हैं, जहां प्रैक्टिकल में जब वाइवा में आपसे सवाल पूछे जाएंगे तो यहीं से पूछे जाएंगे। तो इन टॉपिक्स को आप जरूर कवर करके अपने वाइवा के एग्जाम में बैठे, आप जेई मेन के एग्जाम में बैठे, जेई एडवांस के एग्जाम में बैठे। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर टाइट्रेशन को स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको एन फैक्टर और लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस पे कमांड बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप रिडॉक्स टाइट्रेशन की बात कर रहे हैं और रिडॉक्स रिएक्शन पर आपका कमांड नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप टाइट्रेशन में पिछड़ते हुए नजर आएंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए ताकि आप पिछड़े हुए साबित ना हो। आप जीरो से हीरो तक हम लोग चीजों को लेकर के चलेंगे, पूरे बेसिक से बात करेंगे और पूरे हाई लेवल तक, पूरे एडवांस तक लेकर के जाएंगे। देखो, एडवांस कोई दूसरे दुनिया से सवाल नहीं बनाता है भाई, एक बात समझना। या नीट है, चाहे जेई मेन है, कोई दूसरे ग्रह से सवाल उठा करके नहीं लाता है। सवाल वही होते हैं, बस अंतर यह होता है कि वो बहुत बारीकियों पर काम करता है। जिस छोटे छोटे चीजों को आप भूल जाते हैं, उन्हीं छोटे छोटे चीजों पर वो सवाल बनाता है। आप सोचते हैं कि न्यूमेरिकल सिर्फ कैलकुलेशन का एक जरिया है या आपका कैलकुलेशन चेक करना चाहता है, तो आप गलतफहमी में सर। आपको न्यूमेरिकल्स बनाते वक्त आपके कॉन्सेप्ट पर बहुत ज्यादा अच्छा कमांड होना चाहिए। अगर आपका थ्योरी स्ट्रांग नहीं है तो आप कभी भी एक अच्छा न्यूमेरिकल सॉल्वर नहीं बन सकते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि आपको यूनिट कन्वर्जन्स और कैलकुलेशंस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन जो मेजर पोर्शन कवर करता है अच्छे सवालों के लिए, वो है आपका बेसिक्स कितना स्ट्रांग है। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए आज के सेशन को, वो है टाइट्रेशन। अब सवाल आता है कि सर ये टाइट्रेशन है क्या, ये टाइट्रेशन हमको क्या काम करने में हेल्प करता है? तो मैं आपको बता दूं, इट इज अ it is a part of chemistry where we do the quantitative analysis। क्वांटिटेटिव कहने का मतलब एनालिसिस आप किसी भी सब्सटेंस का दो प्रकार से कर सकते हैं, एक क्वालिटेटिव और दूसरा क्वांटिटेटिव। जो अभी हम लोग शॉर्ट्स में कवर कर रहे हैं वो क्वालिटेटिव एनालिसिस है, जहां पर हम ये पता करते हैं कि अगर आपको कोई सैंपल दे दिया जाए तो उसमें कैटायन कौन होंगे या उसमें एनायन कौन होंगे या कौन कौन से सब्सटेंस प्रेजेंट है। ऐसा हम लोग लीबर्ग और कैरस वगैरह में भी देखे थे। लेकिन यहां पर जब बात आएगी तो यहां बात आएगी क्वांटिटेटिव एनालिसिस का। यहां हम अमाउंट के बारे में पता करना चाहेंगे। तो अगर मैं आपसे बोलूं इट इज अ पार्ट ऑफ केमिस्ट्री वेयर वी डू द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब तो क्लियर हो गया सर, अमाउंट पता करना है। तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग? इन टाइट्रेशन वी ट्राई टू फाइंड आउट the concentration of a solution whose concentration is unknown। मतलब हम लोग बेसिकली यहां पर क्या फाइंड आउट करने का काम करेंगे? कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने का काम करते हैं। लेकिन किसका? हम एक ऐसे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे एक्सपेरिमेंट के द्वारा
जहां जिसका कंसंट्रेशन आपका क्या होने वाला है, अननोन होने वाला है। अब मैं आपको बता दूं कि डी क्रूजे भाई साहब ही वो बंदे हैं जिसको फादर ऑफ टाइट्रेशन आप कह सकते हो कहा गया, जिन्होंने टाइट्रेशन की शुरुआत की, जिन्होंने ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस की शुरुआत की बाय क्रिएटिंग एन एल्कली मीटर, जहां पर एल्कली के अमाउंट को फाइंड आउट करने का काम किया डी क्रूजे भाई साहब ने। वो मेथड है, वो जरिया है जिसे हम टाइट्रेशन कहते हैं। टाइट्रेशन सिर्फ एक्सपेरिमेंट नहीं है, टाइट्रेशन एक बैटल है केमिकल स्पीसीज के बीच में, जहां पर हर एक प्लेयर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हर एक प्लेयर एक अपना रोल निभाता है। जैसे इस धरती पे हर एक मनुष्य का एक अपना रोल होता है, वैसे टाइट्रेशन में भी हर एक केमिकल स्पीसीज का जो उसमें इन्वॉल्व है उसका एक अपना रोल है। तो हम लोगों को टाइट्रेशन शुरू करने से पहले उन खिलाड़ियों के बारे में समझना जरूरी है कि आखिरकार वो कौन है जो टाइट्रेशन को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहा है या टाइट्रेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। उन्हें हम इस साइंटिफिक या आप कह सकते हो टेक्निकल टर्म्स में क्या क्या प्रोनाउंशिएट करते हैं, क्या बोलते हैं, यह समझना जरूरी है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है वो 3 प्लेयर्स है, जिसमें पहला नाम आता है टाइट्रेंट। सबसे पहला प्लेयर कौन है भैया, टाइट्रेंट है। कई किताबों में इसको स्टैंडर्ड सैंपल की तरह भी यूज किया जाता है या स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भी बोला जाता है। तो ये शब्द भी आप याद रखिएगा, बहुत बार वाइवा में पूछ लिया जाता है कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन किसका आप बना रहे हो। अब आपको तो रटा हुआ टाइट्रेंट है भैया, लेकिन आपको पता होना चाहिए टाइट्रेंट को हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भी कहते हैं। ये सारी बातों को कॉपी में जरूर लिखा करो बेटा। तो टाइट्रेंट कौन सा सॉल्यूशन है, तो सवाल ये आता है कि हम लोग तो टाइट्रेशन में क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने का काम कर रहे हैं, लेकिन किसी भी चीज का कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए हमको रिएक्शन कराना पड़ेगा। मान लीजिए आप एक सब्सटेंस बी है जिसका आपको कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है या डिटरमाइन करना है, तो आप उसको किसी ना किसी अदर केमिकल स्पीसीज से रिएक्शन कराएंगे ना। लेट्स सपोज वो स्पीसीज ए है और उस ए का आपको कंसंट्रेशन नोन होगा, वो आप खुद बनाएंगे और उसी को यहां पर क्या कहा जा रहा है, टाइट्रेंट कहा जा रहा है। तो टाइट्रेशन में a solution whose concentration is known, जिसका कंसंट्रेशन हमें पता रहने वाला है, उसे ही हम टाइट्रेंट कहते हैं या स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं। अब सवाल आता है इसको किस में रखा जाता है, तो इसको वो एक पतली सी ट्यूब होती है जिसमें नुकीला सा नीचे का एंड होता है और वहां नॉब भी लगा हुआ रहता है, उसको खोलते हैं तो फिर गिरता है, उसको हम लोग कहते हैं ब्यूरेट। तो ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट इट इज प्लेस्ड इन अ ब्यूरेट, इसको कहां रखा जाता है, ब्यूरेट में रखा जाता है। वहीं दूसरा प्लेयर जो यहां पर है उसे हम कहते हैं एनालीट, उसे हम क्या कहेंगे बेटा, एनालीट कहेंगे। अब ये एनालीट कौन है, नाम में ही क्लियर हो रहा है, जिसका हमको एनालिसिस करना है। कौन सा एनालिसिस करना है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है। मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है। मतलब हम उस सॉल्यूशन को एनालीट कहते हैं। तो सॉल्यूशन उस कंसंट्रेशन इज अननोन, और हम क्या कह सकते हैं, we are trying to determine the concentration of the analyte during titration। हम ऐसा भी कह सकते हैं उस सॉल्यूशन को एनालीट कहेंगे जिसका कंसंट्रेशन अननोन है, जिसका कंसंट्रेशन हमको फाइंड आउट करना है। तो वही तो मैं लिख रहा हूं
उस सॉल्यूशन को एनालिट कह सकते हैं जिसका कंसंट्रेशन अननोन है, या फिर हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जिसका कंसंट्रेशन हमको डिटरमाइन करना है, वो मेरा क्या कहलाएगा, एनालिट। तो इसका कंसंट्रेशन तुमको नोन होगा, इसके वॉल्यूम पर हमारा कंट्रोल होगा, लेकिन जिसका कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है, जिसका अमाउंट फाइंड आउट करना है, जिसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, वो मेरा एनालिट कहलाता है। और हम कह सकते हैं कि ड्यूरिंग टाइट्रेशन इट इज प्लेस्ड इन ड्यूरिंग टाइट्रेशन, मैं लिख रहा हूं जनरली इट इज प्लेस्ड इन कैनोनिकल फ्लास्क। कैनोनिकल फ्लास्क में इसको रखा जाता है, कुछ इस टाइप का होता है कैनोनिकल फ्लास्क। और ब्यूरेट किस टाइप का होता है, कुछ इस टाइप का होता है, एकदम पतला होता जाता है यहाँ से नोक, और यहाँ पर एक ये लगा हुआ रहता है कंट्रोलर, जो सोल्यूशन कितना डालना है उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं यहाँ से। अब इससे भी इंपॉर्टेंट जो भाई साहब है हमारे, वो है इंडिकेटर। अब मेरी बात को ध्यान रखना, यहाँ एनालिट के बगल में मैंने बीकर बना दिया है, कैनोनिकल फ्लास्क बना दिया है। इसका यह अर्थ नहीं था कि कैनोनिकल फ्लास्क को हम लोग एनालिट कहेंगे। जो तीसरा पॉइंट है वो है इंडिकेटर, बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है भैया। अब एक बात तो ड्यूरिंग दिस डिस्कशन आपको समझ में आ गया होगा कि रिएक्शन टाइट्रेंट और एनालिट के बीच में होने वाला है, लेकिन रिएक्शन कहाँ स्टॉप हो रहा है, कहीं ज्यादा तो हमने टाइट्रेंट को नहीं डाल दिया, हमें पता ही ना चला, या हमने कम तो नहीं डाल दिया। तो हमें यह पता चलना चाहिए ड्यूरिंग टाइट्रेशन कि हमें कहां पर स्टॉप होना है, कहां पर हमें रुकना है, यह हमें पता होना चाहिए। उसी को कहते हैं इंडिकेटर। वह प्राणी है जो यह आपको बताता है टाइट्रेशन के दौरान कि हमें कहां स्टॉप होना है, कहां हमें रुकना है। कैसे बतलाता है? बाय चेंजिंग इट्स कलर। बाय चेंजिंग इट्स कलर कहीं पर टाइट्रेंट खुद ही एज अ सेल्फ इंडिकेटर बिहेव कर, कहीं पर टाइट्रेशन के दौरान हमें इंडिकेटर डालना पड़ता है। और वहां पर जब वो अपना रंग बदलता है तो एकदम शार्प कलर में चेंज आता है, एकदम गिरगिट की तरह रंग बदल लेता है। आपका ध्यान बहुत शार्प होना चाहिए व्हाइल डूइंग दी टाइट्रेशन, तब आप समझ पाएंगे कहां एंड करना है हमको। जब हल्का हल्का कलर चेंज आने लगता है, वहीं पर हम लोगों को थोड़ा सा इसको कंट्रोल करना पड़ता है। ब्यूरेट से जो टाइट्रेंट हम लोग गिरा रहे होते हैं, थोड़ा 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 थोड़ा, फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जैसे एक ड्रॉप गिरा कलर चेंज। तो इंडिकेटर वो प्राणी है जो आपको बताता है कि वेयर टू स्टॉप द टाइट्रेशन। तो द केमिकल स्पीसीज which help you, या अस लिख लेते हैं, which help us to understand about the end point। अब ये एंड पॉइंट क्या होता है अभी हम लोग देखेंगे, है ना। बेसिकली मैं अभी बता भी देता हूँ एंड पॉइंट होता क्या है। मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हमको टाइट्रेशन को स्टॉप कर देना। अब सवाल आता है सर कैसे ये बताता है? बाई चेंजिंग इट्स कलर शार्पली। शार्पली का मतलब फटाक देने से अपना कलर को चेंज कर लेता है, उसे हम कहते हैं इंडिकेटर, जो हमें इंडिकेट कर देता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? यस और नो? होता क्या है ना, यहां पर ये इतना पतला सा एक ब्यूरेट टाइप का रहता है, ठीक। यहां पर आप एक कैनोनिकल फ्लास्क को रखते हैं, इसमें रहता है एनालिट, और इसमें किसको रखा जाता है? टाइट्रेंट। यहां पर एक क्लैंप होता है, स्टैंड टाइप का होता है, जो इसको पकड़ करके रखता है, ऐसे हवा में नहीं रहता है। और यहां पर क्या रहता है? एक स्टॉप नॉच। ये इसको आप क्या करते हैं, थोड़ा सा रोटेट करते हैं, थोड़ा सा खुलता है, थोड़ा सा सोल्यूशन इसमें जाता है, हिलाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं। ये तब तक करवाते रहते हैं जब आप बहुत करीब पहुंचने वाले होते हैं, तो आप बहुत थोड़ा थोड़ा ड्रॉप बाय ड्रॉप टाइट्रेंट को डालते हैं। ज्यादा डाल देने से कैलकुलेशन बिगड़ जाएगा। तो यहां पर सावधानी बहुत रखनी पड़ती है। जब आप टाइट्रेशन करा रहे हो, सावधानी बहुत रखनी पड़ती है यहां पर बेटा।
मतलब आप जब ब्यूरेट में टाइट्रेंट डाल रहे हो उस समय इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि उसमें कोई मॉइस्चर तो नहीं रह गया, कोई एयर बबल्स तो नहीं क्रिएट हो गए। और जब आप इसका मेजरिंग करें तो आई लेवल पे आप इसका मेजरिंग करेंगे, ये नहीं ऐसे एंगल पे जाकर के इसका मेजरिंग करेंगे। ये इन बातों का ध्यान रखा जाता है ड्यूरिंग दी टाइट्रेशन प्रोसेस। अगर आपके प्रैक्टिकल एग्जाम हो रहा हो, प्रैक्टिकल वाइवा आने वाला है, उसमें ये सवाल अगर आपसे पूछा जाता है, ये सारी बातें आप उन्हें बताइएगा। तो टाइट्रेशन कुछ और नहीं बल्कि एक आर्ट है जिसके द्वारा हम केमिस्ट्री को मेजर कर सकते हैं। केमिस्ट्री में जो डिफरेंट सब्सटेंसेस का हम लोग रिएक्शन कराने वाले हैं उसके सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन को मेजर कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि आप आगे देखेंगे कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन भी होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम लोग प्योरिटी परसेंटेज भी टाइट्रेशन के द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं। आज इतना ये ब्रॉड लेवल पे टाइट्रेशन जा चुका है। और जो कि हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन को कवर अप कर रहे थे, तो इस पार्ट में, रिडॉक्स चैप्टर के पार्ट में हम लोग ज्यादातर फोकस एसिड बेस टाइट्रेशन थोड़ा बहुत करेंगे। इंडिकेटर्स का बहुत रोल हम लोग नहीं समझेंगे क्योंकि इंडिकेटर्स कौन सा यूज करना है कौन सा नहीं करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम बात एसिड बेस टाइट्रेशन का कर रहे होते हैं। तो जिसका हम लोग डिटेल एनालिसिस कहां पर पढ़ेंगे, आयोनिक इक्विलिब्रियम में, जब हम इंडिकेटर्स को समझेंगे। फिलहाल के लिए बेसिक बातें आई होप आपको एसिड बेस में पता है कि फिनोप्थलीन वगैरह का हम यूज करते हैं, मिथाइल ऑरेंज का यूज कर लेते हैं एज एन इंडिकेटर। बस इतना जानना जरूरी है ताकि आपसे अगर एसिड बेस का टाइट्रेशन का सवाल आए तो आप बना पाए। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके आता है, यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके आता है। यहां पर एक दो टर्म्स आते हैं, ये भी बड़े वाइटल है। एक आता है इक्विवेलेंस पॉइंट और एक टर्म और आपको देखने को मिलेगा एंड पॉइंट। जब हम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बना रहे होते हैं, है ना, जब पेन और पेपर पे चीजों को सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम ये मान के चलते कि एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट सेम सेम है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। आप एग्जैक्ट एंड पॉइंट पे कभी भी रिएक्शन को स्टॉप नहीं कर पाते हैं, या तो थोड़ा सा ज्यादा तो आप डाल ही देते होंगे टाइट्रेंट। इसलिए प्रैक्टिकली अगर आपसे कोई पूछे कि क्या एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट सेम है तो आप जवाब देंगे नहीं। लेकिन अगर आपसे कोई बोले थ्योरेटिकली क्या आपका इसमें मानना है, तो आप बताएंगे थ्योरेटिकली एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट सेम होते हैं। अब सवाल है सर ये इक्विवेलेंस पॉइंट या एंड पॉइंट है क्या, है ना। तो एंड पॉइंट वो पॉइंट है, द पॉइंट वेयर the point of concentration where indicators changes its color। मतलब ये हमें ये बता रहे हैं कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, अब रिएक्शन को स्टॉप कर दीजिए। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, एंड पॉइंट कहते हैं। लेकिन वही इक्विवेलेंस पॉइंट क्या है, तो इक्विवेलेंस पॉइंट भी वही बात कहता है कि अगर रिएक्शन स्टॉप हो गया है तो उनके इक्विवेलेंट्स जो होंगे, equivalents of A will be is equals to the equivalents of B। A क्या है, मैं A टाइट्रेंट को मान ले रहा हूं और B किसको मान ले रहा हूं, एनालिट को। भावनाएं दोनों की सेम है, लेकिन मैंने क्या बोला, थ्योरेटिकली आप कह सकते हैं, थ्योरेटिकली आप कह सकते हैं कि एंड पॉइंट इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंस पॉइंट होगा। लेकिन प्रैक्टिकली अगर आपसे कोई पूछता है बेटा तो एंड पॉइंट विल नेवर बी इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंस पॉइंट, क्योंकि हम इंसान हैं, हमसे गलतियां हो सकती है भाई मेजरमेंट करते वक्त। इसीलिए हम एक रीडिंग नहीं लेते, हम बहुत सारे रीडिंग्स लेते हैं और फिर उसका एवरेज निकालते हैं। ये सब छोटी छोटी बातें जो वाइवा में आपसे पूछी जा सकती है कि आप इतनी सारी रीडिंग क्यों ले रहे हो। अगर एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट सेम होता तो आपका एक ही रीडिंग में काम हो जाता, लेकिन हम एग्जैक्ट आंसर के करीब पहुंच सके इसीलिए हम वहां पर मल्टीपल रीडिंग्स लेते हैं प्रैक्टिकली। कारण कोई पूछेगा व्हाई वी टेक प्रैक्टिकली मल्टीपल रीडिंग्स एंड वी फाइंड आउट द एवरेज ऑफ देम, आप रीजन क्या बताओगे, बिकॉज प्रैक्टिकली एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट कभी सेम नहीं हो सकता। ऑल्दो ये दोनों बातें एक ही बताने का प्रयास करता है, दोनों आपको ये बताना चाहता है कि रिएक्शन हो चुका है, रिएक्शन को स्टॉप कर दो। क्लियर है। अब ये केमिस्ट्री जो है ना, ये इमोशंस पे नहीं चलती है, ये
कैलकुलेशंस पे चलती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो टाइट्रेशन है ये किस चीज पर बेस्ड है, कोई लॉ होगा, कोई थ्योरी होगी जिस पर ये टाइट्रेशन को कॉन्सेप्ट बेस्ड है, तो द टाइट्रेशन इज बेस्ड अपॉन the law of chemical equivalence। ये क्या चीज पर बेस्ड है? ये लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस पर बेस्ड है। एंड आई होप हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस के बारे में पढ़ा है, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं, और उन सभी में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है एन फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि बिना एन फैक्टर के आप इक्विवेलेंट्स को कभी भी अच्छे तरीके से समझ ही नहीं सकते। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देख लें, प्रीवियस रेडॉक्स के लेक्चर्स को जरूर आप फॉलो करें, फिर आप आकर के इस लेक्चर को देखिए, आपको ज्यादा समझ में आएगा, आपको कैलकुलेशंस में कैसे कर रहा हूं ये सारी बातें समझ में आएगी। तो अगर मैं यहां पर बात करूं, लेट सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी और डी बना रहा है, तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस हमें ये कहता है कि द इक्विवेलेंट्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू द इक्विवेलेंट्स ऑफ बी इज इक्वल्स टू द इक्विवेलेंट्स ऑफ सी इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट्स ऑफ डी। और हमने बहुत सारे मेथड्स देखे, एक नहीं कई मेथड्स देखे, कई रिएक्शंस देखे जहां पर हम लोगों ने इक्विवेलेंट्स को निकालना सीखा है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूं, पहले उन वीडियोस को देखिए, ये चीजें ऑटोमेटिकली आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आगे की चीजें आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगी। देखो, टाइट्रेशन कितने भी प्रकार के क्यों ना हो, उनका बेसिक मेथड यही होने वाला है। टाइट्रेशन कैसे होगा, टाइट्रेंट क्या होगा, एनालिट क्या होगा, एंड पॉइंट क्या होगा, इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होगा। तो मैं जब यहां लिख दिया हूं थ्योरेटिकली एंड पॉइंट एंड इक्विवेलेंस पॉइंट आर सेम, दैट मींस व्हाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स हम लोगों को एंड पॉइंट को ही इक्विवेलेंस पॉइंट मानना पड़ेगा। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन जो हम लोगों को देखना है, पूरे क्लास 11th और 12th के सिलेबस में इतने तरह के टाइट्रेशन होते हैं, लेकिन हम लोग आज के लेक्चर में जो कवर अप करेंगे वो मैं बता दे रहा हूं, और इस चैप्टर के दौरान हम लोग कौन कौन सा कवर अप करने वाले हैं। तो बेसिकली आज के लेक्चर में हम सिंपल टाइट्रेशन कवर अप करेंगे, फिर एसिड बेस टाइट्रेशन कवर अप करेंगे, आगे चल करके रिडॉक्स टाइट्रेशन कवर अप करेंगे, नेक्स्ट बैक टाइट्रेशन कवर अप करेंगे, और बाकी ये जो टाइट्रेशंस हैं ये हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, वहां पर इन टॉपिक्स को कवर करते हुए नजर आएंगे। पीपीटी रिएक्शन क्या है? तो ये पीपीटी टाइट्रेशन भी सिंपल टाइट्रेशन का ही एक पार्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग सिंपल टाइट्रेशन मतलब क्या, किसी एक रिएक्टेंट को किसी दूसरे रिएक्टेंट से रिएक्ट कराइए और उस रिएक्टेंट के कारण कोई ना कोई प्रोडक्ट बन रहा होगा, तो आपको ये बताना होगा कि कितना हम ए ले, अगर बी मेरे पास इतना है। तो टाइट्रेशन तो बेसिकली यही है। तो टाइट्रेशन को हवा नहीं बनाना है। आपको टाइट्रेशन क्या होता है समझ में आ गया ना, इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट समझ में आ गया ना, लेकिन न्यूमेरिकल बनाते वक्त ज्यादा हवा नहीं बनाना। टाइट्रेशन जस्ट लाइक अ रिएक्शन, टाइट्रेशन और कुछ नहीं है, बस रिएक्शन ही है। अगर आप थ्योरेटिकली देखेंगे वहां लिख देता है टाइट्रेशन इज हैपनिंग, बट आपको यह समझना है कि टाइट्रेशन अगर दे दिया तो इस वर्ड से डरना नहीं है। जैसे अभी तक बाकी केमिकल रिएक्शंस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे, वैसे ही हम यहां पर भी सॉल्व करेंगे। बस हाँ, इसको इतना समझना क्यों जरूरी था, क्योंकि प्रैक्टिकली आपके वाइवा में आपसे सवाल इससे रिलेटेड, क्या ब्यूरेट होता है, क्या एनालिट होता है, कैसे होता है टाइट्रेशन, कैसे रीडिंग लिया जाता है, इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है, एंड पॉइंट क्या होता है, ये सारी बातों को समझना जरूरी होता है। इसीलिए मैंने टाइट्रेशन क्या होता है आपको समझा दिया। अब समझाता हूं कि बाकी आगे चल के कहानी क्या होने वाली है। तो सिंपल टाइट्रेशन का मैं सवाल के साथ ही आपका स्वागत करता हूं, सिंपल टाइट्रेशन को यहां पर। और सिंपल टाइट्रेशन में आप देख रहे हो क्या बोल रहा है, ये सिंपल टाइप का ही क्वेश्चन है ना। आपको यहां पर क्या बोल रहा है देखना समझना, बोलता है एक सैंपल है, आपको क्या बोला, एक सैंपल है, और वो सैंपल क्या चीजों का बना हुआ है। इस सैंपल में क्या क्या है, इस सैंपल में है Na2CO3 है बेटा, एंड K2CO3 है। देखो जब भी किसी सवाल को लगा रहे हो 1 by 1 डेटा को जरूर आप लिखिए, फिर आप सवाल में आगे बढ़िए, ठीक है। Was dissolved in a water to form a 100 ml of a solution। इन दोनों का जो वेट है बोला क्या है, वेट ऑफ Na2CO3
प्लस वेट ऑफ K2CO3, वो कितना है बेटा 1.20 ग्राम है। यह ऐसा सवाल में दिया हुआ। अब इसको 100 ml ऑफ वाटर में, मतलब ऑब्वियसली अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 ml है तो वाटर जो आप सॉल्वेंट ले रहे हैं उसका वॉल्यूम भी 100 ml ही कंसीडर करेंगे। कारण क्या है कि यहां पर ये जो दोनों सॉल्ट्स है ये सॉलिड फॉर्म में होंगे, इसको डालने के बाद सॉल्यूशन का प्रिपरेशन हुआ है, तो हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहां पर क्या आपको दे दिया है, इन दोनों को आप मिला लिए और बोला जो सॉल्यूशन बना, मैं यहीं पर लिख देता हूं, ये जो सॉल्यूशन बना है इस सॉल्यूशन में जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो कितना है 100 ml। क्लियर। फिर क्या बोलता है 20 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन का 20 ml आपने निकाला, मतलब इस सॉल्यूशन में से आपने यहां से निकाला और यहां पर एक अलग बीकर में रखा और इस बीकर में इस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम था वो कितना लिया गया 20 ml। और जब इसको आपने HCl से टाइट्रेट कराया, अब यहां टाइट्रेंट कौन हो गया, यहां टाइट्रेंट कौन हो गया बेटा HCl। HCl आपका क्या हो गया टाइट्रेंट हो गया। और Na2CO3 एंड K2CO3 आपका क्या हो गया एनालाइट। बोलेंगे सर आप कैसे समझे, यही टाइट्रेंट है। मैंने क्या बोला टाइट्रेंट वो होता है जिसका कंसंट्रेशन आपको सवाल में नोन हो, तो आप देख रहे हो उसका कंसंट्रेशन नोन है आपको 0.1 N, इसका वॉल्यूम भी नोन है 40 ml, मतलब मेरा टाइट्रेंट कौन होने वाला HCl। बोला जब इसका आपने 20 ml का सॉल्यूशन लिया ना, तो जो HCl आप यूज कर रहे हैं जिसका कंसंट्रेशन 0.1 N है, इसका हमको जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट पड़ी वो कितनी थी 40 ml। क्या ये कहानी आया समझ में, क्या ये कहानी समझ में आया। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको Na2CO3 और K2CO3 का परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करना है। तो कुल मिलाकर के अगर आपने इसका कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर लिया तो आप मोल्स निकाल लोगे, मोल्स निकाल लोगे तो वेट निकल जाएगा, वेट निकल जाएगा तो वेट परसेंटेज निकल जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ आई एम सॉल्विंग द क्वेश्चन। मैं आइडिया कैसे जनरेट कर रहा हूं सवाल को लेकर के, सिर्फ देखना और कॉपी नहीं करना है आपको। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स। तो यहां पर बोला कैलकुलेट द वेट परसेंटेज, ठीक है भैया। तो मस्त हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले क्या मान लेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए मिक्सचर का, मैंने आपको पहले ही बताया स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चंस में कि अगर मिक्सचर का सवाल आता है तो आपको क्या करना, एक को x मोल मान लो, दूसरे को y मोल मान लो, या फिर इसको x ग्राम मान लो, इसका 1.20 माइनस x ग्राम हो जाएगा। लेकिन मैं यहां पर दो वेरिएबल्स क्रिएट करूंगा और दो इक्वेशंस बनाने का प्रयास करूंगा ताकि दो इक्वेशन दो वेरिएबल हो, सॉल्व करके हम आंसर तक पहुंच जाए। दिस इज द फाइनल सिनेरियो ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। तो लेट अस सपोज मैं यहां पर क्या करूंगा बेटा, मैं यहां पर इसके मोल्स को, मोल्स ऑफ Na2CO3 को मैं x मोल मान रहा हूं और मोल्स ऑफ K2CO3 को y मोल मान रहा हूं। बोलो कोई दिक्कत है क्या। अगर आपको इनका मोल्स पता है तो क्या वेट निकाल सकते हैं, यस। तो वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको क्या और डेटा चाहिए होगा। आइए साइड में कुछ डेटा निकाला जाए। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Na2CO3 क्या निकल के आएगा बेटा 23 इंटू 2 प्लस 12 प्लस 3 इंटू 16। ये जो निकल के आएगा लगभग 106 ग्राम निकल करके आएगा। और मोल्स ऑफ मोलर मास ऑफ K2CO3 आप कैसे निकालोगे 39 इंटू 2 प्लस 12 प्लस 3 इंटू 16। ये जो निकल के आएगा ये 138 ग्राम निकल करके आएगा। क्लियर है क्या, ये 138 ग्राम निकल करके आएगा। यहां तक कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो मैं वेट ऑफ Na2CO3 क्या लिख सकता हूं बेटा, वेट ऑफ Na2CO3 को क्या लिख सकता हूं, मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट, x इंटू 106, सब ग्राम में ही चल रहा है कहानी। और इसका क्या हो जाएगा y इंटू 138 बराबर 1.20। ये सारी चीजें ग्राम में ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको दिक्कत हो रहा ग्राम 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 हर जगह लिख लेना। क्लियर, एक इक्वेशन मेरा क्रिएट हो गया। अब दूसरा इक्वेशन की बारी है, लेकिन दूसरा इक्वेशन तक पहुंचने से पहले आप ये बात समझिए, दूसरा इक्वेशन कहां से जनरेट होगा, एक तो इसके से जनरेट हो गया और दूसरा इक्वेशन यहां से जनरेट होगा।
अब दूसरा इक्वेशन के लिए आपको क्या कहानी चाहिए, मेरे बात को समझिएगा। दूसरे इक्वेशन के लिए जो आपको कहानी चाहिए वो ये चाहिए कि द इक्विवेलेंट्स ऑफ, इस सॉल्यूशन का मैं बात कर रहा हूं, इस सॉल्यूशन का, इसका नहीं, इसका बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि HCl के साथ रिएक्ट ये सॉल्यूशन कर रहा है, ये तो बस तैयार किया गया एक सॉल्यूशन है। तो मैं क्या बोलूंगा, इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 प्लस इक्विवेलेंट ऑफ K2CO3 बराबर इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl। क्या मैं लिख सकता हूं? अब अगर मुझे इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 चाहिए तो मुझे क्या चाहिए, इसका कंसंट्रेशन दे दो, इसका कंसंट्रेशन दे दो, इसका वॉल्यूम दे दो और इसके n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, जो कि ये सॉल्ट है Na2CO3। Na2CO3 यहां पर क्या नजर आ रहा है, Na2CO3 क्या नजर आ रहा है, एक सॉल्ट नजर आ रहा है। तो Na2CO3 का n फैक्टर क्या होगा, 2। K2CO3 का n फैक्टर क्या होगा, इसका भी 2 होगा। मैंने बताया है कैटायन का चार्ज और एनायन का चार्ज को एलसीएम निकाल लो, अगर सॉल्ट है, कंप्लीट सॉल्ट है तो, क्योंकि ना यहां पर H है ना OH है, तो ये इनकम्प्लीट सॉल्ट तो नहीं है। तो कंप्लीट सॉल्ट है तो कैटायन और एनायन का जो चार्ज होता है उसका आप एलसीएम फाइंड आउट कर लो। तो Na का क्या है +1 और CO3 का क्या है 2-, दोनों का एलसीएम निकालोगे 2 आ जाएगा। उसी तरीके से K2CO3 का भी n फैक्टर क्या निकल करके आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है भैया, यहां तक हमको बातें समझ में आ गई। n फैक्टर तो आ गया अपना, अब इक्विवेलेंट निकालना है तो वॉल्यूम पता होना चाहिए, तो वॉल्यूम तो दोनों के लिए 20-20 ml है, ये भी आ गया समझ में। अगर मैं कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर लूं तो काम हो जाएगा। लेकिन मैं एक बात बताऊं, जो कंसंट्रेशन आपका यहां पर था इस सॉल्यूशन में, जो कंसंट्रेशन आपका यहां पर था, आ रहा बात समझ में, जो कंसंट्रेशन यहां पर था वही कंसंट्रेशन यहां पर रहने वाला है। नहीं समझे? अगर कोई सॉल्यूशन है, मान लो बेटा उस सॉल्यूशन में से, अगर उस सॉल्यूशन में मान लो एक A नाम का सब्सटेंस है और उस A नाम के सब्सटेंस का अगर कंसंट्रेशन 2m है, तो अगर उस सॉल्यूशन से आप थोड़ा सा पार्ट निकाल लो और दूसरे बीकर में रख दो, मैं पूछूंगा उस A का कंसंट्रेशन इस थोड़े से वॉल्यूम में कितना रहने वाला है, तो आप बोलोगे कंसंट्रेशन तो सर वही रहने वाला है, वही सेम रहने वाला है। तो कंसंट्रेशन मुझे यहां से फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, बड़ा आसान सा यहां पर कॉन्सेप्ट निकल करके आता है कि यहां पर Na2CO3 का मोल्स कितना है, x। Na2CO3 का मोल्स कितना है, x। तो कंसंट्रेशन ऑफ Na2CO3 यहां पर क्या आ जाएगा इस बीकर का कहानी में, x/100। अब ये ml में है तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या निकल के आ गया 10x। उसी तरीका से कंसंट्रेशन ऑफ K2CO3 क्या निकल करके आ जाएगा, y/100। ml में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा 10y निकल करके। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत की बात है क्या? जिनको बेसिक्स में प्रॉब्लम है ना, कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, n फैक्टर कैसे निकालते हैं, इन सारी की वीडियोस मैंने प्रीवियसली यहाँ पर डाल रखा, वो सारी वीडियोस को आप देख लो पहले, है ना। यहां तक आ गया बात समझ में? तो मुझे अब कंसंट्रेशन तो पता चल गया Na2CO3 का कितना है 10x। कंसंट्रेशन ऑफ K2CO3 क्या है, y। अब हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे और सेकेंड इक्वेशन बनाने का काम करेंगे। इक्वेशन क्या था बेटा, इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3 प्लस इक्विवेलेंट्स ऑफ K2CO3 बराबर इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl। मुझे HCl का n फैक्टर का जरूरत नहीं पड़ा, क्यों? क्योंकि इसका जो कंसंट्रेशन है वो नॉर्मेलिटी के फॉर्म में दिया 40 ml इंटू 0.1। तो ये डायरेक्ट आपको इक्विवेलेंट दे दे रहा है। अब बोलेंगे सर वॉल्यूम ml में, इसको 1000 से डिवाइड दो। मैं बोलूंगा सारा इक्विवेलेंट मैं मिली इक्विवेलेंट में लेकर के बना रहा हूं। जब भी वॉल्यूम ml में होगा तो जो आपका इक्विवेलेंट निकल करके आएगा वो मिली इक्विवेलेंट में आएगा। तो राइट हैंड साइड भी मिली इक्विवेलेंट में, लेफ्ट हैंड साइड भी मिली इक्विवेलेंट में, तो कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 का बात करूं तो वॉल्यूम कितना हो गया 20, कंसंट्रेशन क्या हो गया 10x और इनटू n फैक्टर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां जो आपने कंसंट्रेशन निकाला ये नॉर्मेलिटी नहीं है, आपने क्या किया है मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मतलब आपने जो कंसंट्रेशन यहां निकाला वो क्या निकाला, मोलैरिटी निकाला है, इनटू n फैक्टर दैट इज 2 प्लस यहां भी वही हो जाएगा 2 इंटू 10y इंटू 2। तो यहां से इक्वेशन क्या निकल करके आएगा, देखो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और यहां 40, ठीक है। तो यहां पर क्या निकल कर जाएगा 2 2 जा 4, 200 400 x प्लस y
बराबर 40 इंटू 0.1 सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 0.01 निकल करके आ जाएगा। ये मेरा इक्वेशन 2 गया। अब एक इक्वेशन था आपका 106x प्लस वाई इंटू 138 और दूसरा इक्वेशन क्या निकल करके आ गया। तो अब मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई द इक्वेशन 2 विथ 106। क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं, दो इक्वेशन को सॉल्व करने का ही तरीका यही है कि आप एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दो। तो आपका क्या निकल के आ जाएगा बेटा, 106x प्लस 106y बराबर 1.06। ये आपका नया इक्वेशन आ गया, दैट इज इक्वेशन 3। अब मैं साइमल्टेनियसली इक्वेशन 3 एंड 2 को सॉल्व करूंगा। तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, 2 माइनस 3, 2 माइनस 3, तो 2 इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन क्या था मेरा, मैं ऐसे लिख लेता हूं 106x प्लस 138y बराबर 1.20। ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 3 मेरा क्या है, 106x प्लस 106y बराबर 1.06। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये और ये कैंसल आउट हो गया। यहां क्या आ गया, 32y बराबर 0.14। 0.14 कोई दिक्कत है क्या। अब यहां से y की वैल्यू क्या निकल करके आएगी, 0.14 अपॉन 32। सॉल्व करोगे इट विल बी 7 अपॉन 16 अपॉन 100। ये आपकी वैल्यू निकल करके आ जाएगी। कोई दिक्कत है। अब आप इसको सॉल्व करोगे 7 अपॉन 16 तो यह आ जाएगा 0.004375। ये आपका y मोल निकल करके आ गया। कोई दिक्कत है क्या। अब x मोल निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा, अब x को सॉल्व करना है तो मैं यहां पर क्या करूंगा, y को पुट कर दूंगा तो x मेरा यहां से निकल करके आ जाएगा। जब मैं y को इस इक्वेशन 2 में पुट करूंगा तो मेरा x आसानी से निकल करके आ जाएगा और वो निकल के आएगा 0.005625 मोल्स। अब मुझे क्या निकालना सवाल में, फाइंड आउट द वेट परसेंटेज ऑफ Na2CO3। तो वेट परसेंटेज ऑफ Na2CO3 कैसे निकालोगे, वेट ऑफ Na2CO3 अपॉन वेट ऑफ मिक्सचर इनटू 100। दिस इज द मेथड। तो वेट ऑफ Na2CO3 कैसे निकालोगे, अब आपको मोल्स पता है कैसे निकाला था। यहां पर वेट ऑफ Na2CO3 क्या निकल के आया था, x इंटू 106। तो x की वैल्यू कितनी है, 0.005625 इंटू 106 अपॉन वेट ऑफ मिक्सचर क्या था 1.20 इंटू 100। यहां से आपकी वैल्यू निकल करके आ जाएगी जो कि अप्रोक्सीमेटली 49.56 या 68 के आसपास में आएगा। ठीक है, देख लेना पॉइंट आगे पीछे 0.02 हो सकता है, लेकिन दिस इज अ परफेक्ट मेथड। अब रहा बात बहुतों के मन में, सर केमिस्ट्री में ऐसा कैलकुलेशंस कैसे करूंगा, फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशंस आते हैं बेटा, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और ये कैलकुलेशंस आप जब बहुत सारे सवाल लगाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका क्लियर होता चला जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन में। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, या तो एसिड आपका टाइट्रेंट होगा या तो बेस आपका टाइट्रेंट होगा, दोनों में से कोई एक टाइट्रेंट होगा और दोनों में से कोई एक एनालाइट होगा। इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है कि यहां पर आपको एक इंडिकेटर डालना पड़ेगा। वो इंडिकेटर में भी फिनोप्थलीन हो सकता है, वो इंडिकेटर में भी मिथाइल ऑरेंज हो सकता है, ठीक है, लिथमस का सॉल्यूशन हो सकता है, रेड कैबेज का सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन बेसिकली हम फिनोप्थलीन वगैरह का ही यूज करते हैं। ठीक है, अब सवाल है कौन सा इंडिकेटर कौन से एसिड के लिए चूज करना चाहिए, ये हम आयनिक इक्विलिब्रियम में समझेंगे। फिलहाल के लिए अगर जनरल क्वेश्चन अगर एसिड बेस टाइट्रेशन पर आता है तो आप उसको बना सकते हैं सिंपली बाय इक्वेटिंग देयर इक्विवेलेंट्स। क्लियर है। आइए इसके भी सवाल को करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला सवाल आपके सामने आ रहा है, क्या बोलता है देखो, बोलता है 25 ml ऑफ n/10 मतलब 1/10 n कॉस्टिक सोडा। कास्टिक सोडा कहने का मतलब आपका बेस है, यहां पर कॉस्टिक सोडा आपका यहां पर क्या जा रहा है, बेस, और वो बेस और कोई नहीं बल्कि कौन है, NaOH। एग्जैक्टली न्यूट्रलाइजेस 20 ml ऑफ एन एसिड सोल्यूशन। पता नहीं कौन सा एसिड है,
कंटेनिंग 7.875 ग्राम एसिड पर लीटर। मतलब ये जो आपको दिया है ना, ये आपको क्या दे दिया है? पहले हम बेस का जानकारी लिखते हैं। बेस का जानकारी में हमको ये बात तो क्लियर हो गया, कॉस्टिक सोडा बोलने से NaOH है, NaOH है तो इसका N फैक्टर क्या हो जाएगा 1। क्लियर, स्ट्रॉन्ग बेस है, पूरा का पूरा रिलीज करेगा। अब आगे बात बढ़ते हैं। बोलता है हमको कंसंट्रेशन दे दिया है NaOH का, वो कितना दे दिया 1/10N। वॉल्यूम दे दिया सोल्यूशन का, कितना दे दिया 50 ml। यहां से हम इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। हमको एन फैक्टर की ऐसी यहां आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि मेरे को यहां पर कंसंट्रेशन क्या दे चुका है, नॉर्मेलिटी के टर्म्स में दे रखा है। यहां जो कंसंट्रेशन है वो किसके टर्म्स में, मैं कैपिटल N करके लिख देता हूं NaOH है, ये क्या है नॉर्मेलिटी के टर्म्स में दे दिया। ठीक, अब बात आता एसिड के बारे में क्या जानकारी है। अच्छा एक बात बताओ, टाइट्रेंट यहां कौन है? तो मेरा ये जो बेस है ना, यही मेरा क्या है टाइट्रेंट, और ये जो आपका एसिड है ना, ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है एनालिट। अब एसिड का क्या जानकारी दे रही है, कोई एसिड है लेट सपोज, उसका आपको वेट दे दिया, वेट अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना दिया 1 लीटर, वेट कितना दिया 7.875 ग्राम। ये आपको क्या दे दिया, वेट अपॉन वॉल्यूम का दे दिया रेशियो ऑफ एन एसिड। और क्या दिया हुआ है, बोला ये तो आपका दे दिया, ठीक है ना। और क्या दिया हुआ बेटा, वॉल्यूम दे दिया, कितना दिया हुआ है 20 ml। मतलब ये जो सोल्यूशन होगा, इस सोल्यूशन का 20 ml को लेकर ही रिएक्ट कराया गया, इस सोल्यूशन का 20 ml ही लेकर के रिएक्ट कराया गया। तो मैं क्या बोलूंगा, इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस बराबर इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड। इसमें कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब मुझसे कोई पूछेगा इक्विवेलेंट ऑफ बेस क्या आ जाएगा, तो डायरेक्ट आ जाएगा 1/10 इंटू 50, वॉल्यूम आपका ml में चल रहा है, और यहां पर क्या आ जाएगा, हमको पता है ये 20 है, इंटू n, हमको n नहीं पता, लेट सपोज n नहीं पता मुझे, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक, अब यहां से ये और ये कट जाएगा, तो यहां से नॉर्मेलिटी ऑफ एन एसिड क्या निकल करके आ गया 5/20। ये मेरा नॉर्मेलिटी आ गया, इसको सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, आगे 1/4 हो जाएगा। ये नॉर्मेलिटी किसका निकल करके आया, एसिड का। अच्छा अगर मुझे नॉर्मेलिटी निकालना रहता है एसिड का, तो मैं कैसे निकालता, अकॉर्डिंग टू मी। नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड का क्या फॉर्मूला लिखता, मैं लिखता वेट ऑफ एसिड अपॉन इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम। अगर ml में है ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देता। मैं फिर से वही सवाल आपसे पूछूंगा कि 1 लीटर वॉल्यूम में जो एसिड आपने यूज किया है, जो उसका कंसंट्रेशन होगा, वो कंसंट्रेशन नॉर्मेलिटी के टर्म्स में भी हो सकता है, वो कंसंट्रेशन मोलैरिटी के टर्म्स में भी हो सकता है, लेकिन मैं जो बोलना चाह रहा हूं कि उस एसिड का जो कंसंट्रेशन होगा, क्या वही सेम कंसंट्रेशन इस 20 ml में नहीं होगा? इसमें कोई दिक्कत है क्या, नहीं, कंसंट्रेशन तो विल रिमेन सेम। अब यहां पर कहानी क्या बनी, नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड हमको पता है, वेट अपॉन वॉल्यूम का वैल्यू हमको पता है, दैट इज 7.875, वो भी बोला पर लीटर, मतलब यहां वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1000 ml, है ना। या फिर हमें एक और फॉर्मूला होता है, दैट इज वेट ऑफ एन एसिड अपॉन इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। कोई दिक्कत है क्या, यहां तक कोई दिक्कत है? तो मैं क्या लिख दूंगा, ये आ गया नॉर्मेलिटी 1/4, और वेट अपॉन वॉल्यूम मेरे को कितना दिया हुआ 7.875 अपॉन इक्विवेलेंट वेट। क्लियर है क्या? तो यहां से इक्विवेलेंट वेट आपका क्या निकल करके आ जाएगा 7.875 इंटू 4। इक्विवेलेंट वेट क्या निकल करके आ जाएगा, एक बार देख लो, चेक कर लो, 1/10 इंटू 50, ठीक है, 20 इंटू n, तो गया यहां से 20, ये हो गया 1/4। ठीक है, तो वेट अपॉन वॉल्यूम भी आ गया,
यहां से आपका इक्विवेलेंट वेट निकल करके आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट वेट आपका क्या निकल करके आ जाएगा, 7.875 into 4। दिस इज योर कंसेप्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, बोला अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 4.2 ग्राम ऑफ KOH। एक सॉल्यूशन है जिसमें 4.2 ग्राम KOH है एंड COOH का होल ट्वाइस। मतलब अगेन ये क्वेश्चन किसका बन जा रहा है, मिक्सचर का बन जा रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा, वेट ऑफ KOH अगर मैं x ग्राम कंसीडर कर रहा हूं तो वेट ऑफ CaOH का होल ट्वाइस कितना कंसीडर करूंगा, 4.2 माइनस एक्स। 4.2 माइनस एक्स बोलेंगे सर इसको ही मोल्स की तरह बनाइए, मोल्स की तरह ही बना सकते हैं। एक अल्टरनेटिव मेथड भी आपको बताने का कोशिश कर रहा हूं कि आप ऐसा भी जा सकते हैं। देखिएगा 4.2 माइनस एक्स, ठीक है भैया। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KOH आप क्या निकालोगे, 56। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaOH का होल ट्वाइस क्या निकालोगे, 40 प्लस 16 प्लस 1 17 इंटू 2 34, तो हो गया 74 ग्राम्स। पहले बोलो यहां तक आ रहा है क्या, बस यहां तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं। इज न्यूट्रलाइज्ड बाय एन एसिड, पहले मैं बेस का सारा डेटा बना ले रहा हूं। इसका एन फैक्टर कितना आएगा 1, इसका भी एन फैक्टर कितना आएगा 1। तो यहां से इक्विवेलेंट वेट इसका क्या निकल करके आएगा 56/1, और यहां से इक्विवेलेंट वेट इसका क्या निकल करके आएगा CaOH का होल ट्वाइस का 74/2। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों, CaOH का होल ट्वाइस कितना OH माइनस दे सकता है 2, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2। यहां गलती होगी, इसको 2 कर दीजिएगा। आंसर क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पर 37। क्लियर। मेरे को सिंपल सा सवाल क्या कहता है, इट कंज्यूम 0.1 इक्विवेलेंट ऑफ एन एसिड। या नॉर्मलिटी नहीं दिया, डायरेक्ट आपको इक्विवेलेंट दे दिया। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या आप लिख सकते हो बेटा, इक्विवेलेंस ऑफ KOH प्लस इक्विवेलेंट ऑफ CaOH का होल ट्वाइस बराबर इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। लिख सकते हैं क्या, इसमें कोई संदेह है क्या, नहीं। इक्विवेलेंट ऑफ KOH क्या लिख लेंगे, x अपॉन इक्विवेलेंट वेट कितना आ रहा है 56 प्लस 4.2 माइनस x अपॉन इक्विवेलेंट वेट कितना आ रहा है 37, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, इक्विवेलेंट ऑफ एन एसिड। इक्विवेलेंट ऑफ एन एसिड कितना दिया हुआ 0.1। कोई दिक्कत है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। जो x की वैल्यू फाइंड आउट होगी उसको 4.2 से डिवाइड देके इनटू 100 कर लेना। क्लियर है क्या। तो यहां से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। x की वैल्यू आ जाएगी यहां से, तो x की वैल्यू क्या निकल करके आएगी, x बाई 56 माइनस 4.2 प्लस 4.2 माइनस x अपॉन 37 बराबर 0.1। तो हो जाएगा 37x प्लस 56 इंटू 4.2 माइनस 56x अपॉन 56 इंटू 37 बराबर 0.1। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आ जाएगा 56 इंटू 4.2। इसको एज इट इज रहने दो, इसको एज इट इज रहने दीजिए। और यहां पर क्या आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 3 और ये 19x बराबर 0.1 इंटू 56 इंटू 37। x को उठा के उधर ले जाओ तो यहां जाएगा 56 इंटू 4.2 माइनस 0.1 इंटू 56 इंटू 37 बराबर 19x। इन दोनों में अगर मैं 56 को कॉमन निकाल लूं तो मेरा क्या आ जाएगा 4.2 माइनस 3.7 बराबर 19x। इसको सॉल्व कर लीजिएगा 56 इंटू 0.5 बराबर 19x। तो x बराबर 56 इंटू 0.5 अपॉन 19। मैंने इतना सॉल्व कर दिया। अब आप आगे का वेट परसेंटेज निकाल लेना। वेट परसेंटेज ऑफ किसका निकालना था,
किसी का भी निकालो, एक का निकालोगे दूसरे का अपने आप आ जाएगा। तो लेट सपोज मैं KOH का निकाल रहा हूं, क्या हो जाएगा x अपॉन 4.2 इंटू 100। अब यहां से जो x की वैल्यू आई है उसको यहां पर पुट कर देना, सॉल्व करना, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। एक का वैल्यू 35% के आसपास आएगा, दूसरे का 65% के आसपास आएगा। आगे का कैलकुलेशन आप खुद से करिएगा और कमेंट में लिखिएगा भी आंसर आपका आया कि नहीं आया। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं। एक क्वेश्चन आप भी बनाइए, 2-3 सवाल मैंने बनाया है, तो एक सवाल आप भी बनाइए। मैं मेथड आपको समझा दे रहा हूं, बहुत आसान सा सवाल है। H3PO4 इज ए ट्राइबेसिक एसिड, मुझे पता है, एंड वन ऑफ इट्स सॉल्ट इज NaH2PO4। ठीक, ये NaH2PO4 है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ NaOH, आपको बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ NaOH फाइंड आउट करने के लिए, जिसका कंसंट्रेशन आपको दे दिया NaOH का, कितना दिया बेटा, 1 m दे दिया। शुड बी एडेड टू 12 ग्राम ऑफ, इसका वेट दे दिया कितना, 12 ग्राम, ताकि ये किस में कन्वर्ट हो जाए, NaH2PO4 किस में कन्वर्ट हो जाए, Na3PO4 में। बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। यहां पर अगर एन फैक्टर के बारे में आप सोच रहे हो, आप NaOH के साथ जब इसको रिएक्ट कराओगे तो ये Na को रिप्लेस कर दिया और यहां पर क्या बन जाएगा, H2O। अगर आपको इसका एन फैक्टर निकालना है तो आपको देखना कितना H+ यहां पर रिप्लेस हुआ है। ऐसा नहीं, बहुत यहाँ गलती क्या करते हैं कि ट्राई बेसिक देख करके एन फैक्टर 3 बोल देंगे, नहीं, इसमें देखना, इसमें रिएक्शन में कितना, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए, 2 सोडियम है, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2। इसका भी एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2। ये बात आया क्या, क्लियर समझ में? ठीक, अब इसका एन फैक्टर आपका 2 आ गया बेटा। ठीक, तो आपको इसका वेट पता है, अब इसका मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल लेना, वो आएगा आपका 120 ग्राम के आसपास। जोड़ करके देख लेना, 23 + 2 + 31 + 4 × 16, 120 ग्राम आएगा। अब कहानी क्या बनता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। अच्छा, NaOH का एन फैक्टर क्या आएगा, यहां पर इसने एक ही OH माइनस दिया, तो इसका एन फैक्टर यहां पर 1 ही रहने वाला है। तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, इक्विवेलेंस ऑफ NaH2PO4 will be is equals to equivalence of NaOH। तो इक्विवेलेंस ऑफ NaH2PO4 क्या निकल करके आ जाएगा, तो मुझे वेट पता है, मॉलिक्यूलर वेट पता है, एन फैक्टर पता है, तो इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, अगर हमको निकालना है तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, अपॉन एन फैक्टर, ये क्योंकि ये क्या बन गया, इक्विवेलेंट वेट बन गया, तब आपका इक्विवेलेंट्स निकल करके आएगा। तो गिवन वेट कितना है, 12। 120 को अगर आपने 2 से डिवाइड दिया तो कितना आ जाएगा, 60। इस दोनों को डिवाइड दे दिया तो आंसर कितना आ जाएगा, 5, 1/5। तो इक्विवेलेंट ऑफ NaH2PO4 क्या आ गया, 1/5। इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, अब हमको इसका कंसंट्रेशन पता, वो भी किसमें, मोलैरिटी में पता है, तो 1 m इंटू वॉल्यूम नहीं पता, वही तो निकालना है, वही तो निकालना है। और यहां पर इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1। एन फैक्टर NaOH का यहां पर क्या निकाले थे, 1। सॉल्व कर दीजिए, तो वॉल्यूम आपका क्या निकल करके आ गया, 1/5 लीटर। या फिर आप चाहो इसको ml में बदलना तो 200 ml आ जाएगा। मैं सोचा तो होमवर्क दूंगा, लेकिन चलो मैंने सॉल्व कर ही दिया, ठीक है। लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा, इस क्वेश्चन को रोक करके, या जो भी क्वेश्चंस मैं करवाता हूं उनको रोका करो, थोड़ा सा खुद से सोचा करो, तब आपका आइडिया डेवलप होगा, ठीक है। सिर्फ देख के छापने से काम नहीं चलने वाला है। तो आई होप आपको टाइट्रेशन की भूमिका समझ में आएगी, टाइट्रेशन कितना इंपॉर्टेंट है, टाइट्रेशन में किस तरीके के सवाल आपके प्रैक्टिकल या वाइवा के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, किस प्रकार के सवाल आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको इन सारी बातों का आइडिया लग गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम रिडॉक्स टाइट्रेशन लेकर के आएंगे, जो इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हम लोग उसको पढ़ेंगे। आइडोमेट्रिक हो चाहे आईडीमेट्रिक हो चाहे KMnO4 का टाइट्रेशन हो, सारे तरह के टाइट्रेशन के सवाल को बनाएंगे। टाइट्रेशन से डरने का नहीं है, टाइट्रेशन को समझना है, और अगर आपको थियोरी अच्छा से समझ में आ रही है तो न्यूमेरिकल अपने आप सॉल्व हो जाते हैं बेटा, ठीक है ना। तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के बीच में फैला दो। बहुत कोशिश करूंगा जबरदस्त आपके लिए कॉन्सेप्ट लेके आऊं, एकदम प्योरली जेईई एडवांस लेवल के टॉपिक्स और क्वेश्चंस को लेकर के आपके सामने आ रहा हूं। आप इसका PYQs को लगाइएगा तो आपको अपने अंदर खुद कॉन्फिडेंस फील होता हुआ नजर आएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और जबरदस्त रहे।